हाँ तो बच्चे, हमने पदार्थों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया। दाह्य पदार्थ जलने वाला, अदाह्य पदार्थ नहीं जलने वाला। तो दाह्य पदार्थ में दहन की क्रिया कैसे होती है, इस बात पर भी अब हम विचार करेंगे। जैसा कि चर्चा हम लोगों ने किया कि सभी पदार्थ का ज्वलन ताप एक जैसा नहीं होता है। सर, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? हाँ, तो ज्वलन ताप वह ताप है जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। सर, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? इग्निशन टेम्परेचर यही हाँ, कहते हैं क्या सर? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं इसे। यस सर, जी जी। और इसके आगे अब हम देखें कि कुछ पदार्थ तो ऐसे भी हैं जिनका ज्वलन ताप इतना कम है कि उन्हें हमें जल में भंडारित करके रखना होता है, क्योंकि वह कमरे के ताप पर भी जल होते हैं। यस सर। कुछ ऐसा होता है कि जिसके निकट, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे, उदाहरण इसमें देंगे श्वेत फास्फोरस। यस सर। दूसरा एक तत्व है पेट्रोल। यह ऐसा पदार्थ है कि जिसके निकट अगर हम जलती हुई तीली को ले जाना चाहते हैं तो दूर से ही आग पकड़ लेता है जी। कुछ ऐसा है कि जिसके संपर्क में जाने के बाद कुछ जो है, जब वह अपने ज्वलन ताप पर पहुंचता है तब पकड़ता है। अब ऐसे हमारे घरों में भोजन बनाया जाता है तो गोईठा में आग पकड़ ले, इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा मिट्टी तेल जिसका ज्वलन ताप कम है उसे डालकर जो है माचिस की तीली से जलाते हैं, और मिट्टी तेल से जो ज्वाला उत्पन्न होती है, जो ताप उत्पन्न होता है, वह गोईठे को अपना ज्वलन ताप तक पहुंचा देता है और फिर गोईठे में दहन की क्रिया होने लगती है। तो इस प्रकार से गोईठा से हमें ऊष्मा मिलना प्रारंभ हो जाता है जी। अब सवाल है कि क्या केवल माचिस की तीली या किसी एक वस्तु जो जल रहा है उसी की सहायता से हम दूसरे वस्तु को भी जो है जला सकते हैं, या कोई अन्य विधियां भी है? तो नहीं, कुछ और अन्य विधियां भी हैं। जैसे वह विधि है आपका, अगर एक हैंड लेंस लेते हैं जो द्वितल होता है और उसको अगर हम रखते हैं प्रकाश के सामने और पीछे रखते हैं कागज, और लेंस को आगे पीछे करते हुए हम ऐसा व्यवस्थित करें कि कागज जो है फोकस बिंदु पर आ जाए लेंस के, और यह हम तब समझेंगे जब सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें बिल्कुल बिंदु मात्र तक सिमट के रह गई हो, और तब हम पाएंगे कि कागज से धुआं निकलने लगा और कुछ अधिक देर तक रखे हुए रहे तो कागज भी जलना शुरू कर दिया। तो यह एक दूसरी विधि है, लेकिन इस विधि का प्रयोग हम सामान्यतः इसलिए नहीं करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जिस पदार्थ, अगर हमको पदार्थ को जलाना है और उस समय सूर्य का प्रकाश हो ही, यह जरूरी नहीं है। लेकिन यह दूसरी एक विधि ऐसा जरूर है जो क्या करते हैं, मतलब दहन की क्रिया प्रारंभ करवा सकते हैं। अब हम आए कि एक तो ज्वलन ताप हो गया, दूसरा दाह्य पदार्थ हो गया। दाह्य पदार्थ क्या है सर? दाह्य पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें दहन की क्रिया संपन्न कराई जा सकती है, जो जल सकता है। तो सर, ईंट को तो हम लोग दाह्य पदार्थ नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। ईंट को चाहे जो है कितना भी हम गर्म कर लें। तो सर, लोहा ये सब भी नहीं होगा? लोहा वगैरह भी दाह्य पदार्थ नहीं है। तो लकड़ी होगा ना सर? लकड़ी दाह्य पदार्थ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इस बात पर ध्यान देना है कि यह दाह्य पदार्थ जलते तो नहीं हैं, लेकिन बहुत उच्च तापमान पर अगर उसको हम गर्म करेंगे तो उसकी अवस्था केवल
ठोस से तरल अवस्था में बदल सकते हैं। यस सर। सीधे तो वह जो है ईंधन के रूप में उसका प्रयोग संभव नहीं। नहीं है। यह तो देखा कि हमको चाहिए ज्वलंता। दूसरा देखा कि जो है पदार्थ जो दहनशील है। अब हम देखें कि क्या इन दोनों से ही जो है दहन की क्रिया हो जाएगी। इसके लिए एक और प्रयोग हम करें। एक मोमबत्ती को जला लें और एक कांच के गिलास से उसे ढक दें, तो हम पाएंगे कि धीरे 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 मोमबत्ती की लौ घटती जा रही है। और जैसे ही मोमबत्ती की लौ बहुत कम होगी, अचानक हम गिलास को उठा दें तो देखते हैं कि लौ धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर मोमबत्ती जो है पूर्ववत जलने लगी। इसका मतलब यह है कि एक तीसरा चीज भी है जो दहन की क्रिया के लिए आवश्यक है, और वह चीज है ऑक्सीजन। यस सर। तो दहन के लिए हमने देखा कि 3 चीजों की आवश्यकता है: ज्वलंता, दाह्य पदार्थ और ऑक्सीजन। तो सर मोमबत्ती क्यों बुझ गया सर? अंदर तो ऑक्सीजन था ही। मोमबत्ती इसलिए बुझ गया कि दहन क्रिया के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है, तो गिलास के भीतर जितना ऑक्सीजन था वह दहन क्रिया में जो है, चूंकि मोमबत्ती कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता चला गया और ऑक्सीजन का अभाव होते चला गया, जिसके कारण जो है धीरे धीरे दहन की क्रिया मंद पड़ने लगी। और जैसे ही गिलास को हमने ऊपर कर लिया, हटा लिया, तो फिर वहां पर वैसा हवा पहुंच गया आसानी से जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित था। तो 3 चीज हो गया। यस सर। अब देखिए, जब कोई भी पदार्थ जलता है, यस सर। अब वैसे तो थोड़ा सा केवल हम किताब की बातों को ही नहीं बल्कि अलग से भी कुछ जो है लेके देखें। अब जैसे कहता है कि देयर इज नो फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। सर इसका हिंदी सर यही ना होगा, आग के बिना धुआं नहीं उठता। आग के बिना धुआं नहीं हो सकता। यस सर। लेकिन ऐसा भी कुछ आग होता है जहाँ धुआं नहीं है। जैसे पहली अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है कोयला का, कि उससे धुआं निकलता है, लेकिन जब धीरे धीरे वह अंगारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो बिना धुआं के बहुत देर तक उसमें एक ऐसा दहन की क्रिया होते रहता है जिससे बिना ज्वाला के ही बहुत समय तक हमें ऊष्मा मिलती रहती है, और इस ऊष्मा से हम विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। जी सर। तो यह इसके हिसाब से अब हम देखेंगे यह कि कभी कभी हम गर्मी में यह पाते हैं कि घास फूस में भी आग लग जाता है। जी। घास फूस में आग लगने का मुख्य कारण क्या हुआ? घास में आग लग गई, लेकिन वहां वैसे पौधे जो हरे हैं, जो कुछ मोटे हैं, उसमें आग नहीं लगी। इसका मतलब है कि जब तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्पष्ट है कि घास का तिनका जो बहुत ही पतला है, उसका ज्वलन ताप चूंकि कम है, सूर्य के प्रकाश से ही उसको ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है और वह जल उठता है। और वह पदार्थ जिसे और अधिक ताप की आवश्यकता होती है वह नहीं जल पाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन तिनकों के जलने से इतना ताप उत्पन्न हो जाए कि वह ताप अपने आसपास के पदार्थों को उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा दे। जी सर। और ऐसी स्थितियां अक्सर बनती है जिससे बच्चों कभी कभी जंगलों में आग लग जाया करता है। जी। तो अब आगे हम देखें